नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है और साथ ही आग्रह है, निवेदन है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही शेयर भी करें, जिससे कि हमारे प्रोग्राम आपके जो इष्ट मित्र हैं, आपके जो जानकार हैं, उन तक भी पहुँच सकें और जो एक सटीक बात करने वाला जो चैनल है वो आप लोगों के बीच में आए। ये हमारा आपसे आग्रह है। तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जो है वो दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचते रहे। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और दो जो इम्पोर्टेंट खबर है इस वक्त की, उनके ऊपर आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या कुछ देश में और चल रहा है, इसकी एक बानगी हम आपके समक्ष रख देते हैं। विधानसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जहाँ तक बात है, दोनों ही जगह पर कड़ी टक्कर का मामला है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसने अच्छी खासी टक्कर दे रखी है भारतीय जनता पार्टी को। अब इसके बारे में हम डिटेल में भी प्रोग्राम आपके समक्ष लेकर आएंगे, लेकिन ब्रीफली जो सामने दिख रहा है वो ये कि हरियाणा में जो स्थिति है वो भी ये है कि कांग्रेस की हालत अच्छी है और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो ज़बरदस्त है। सीट टू सीट, बूथ टू बूथ ये जो काम चल रहा है इस वक्त, वहाँ पर ये स्थिति है प्रचारकों की बीजेपी की तरफ से कि कई मंत्रियों को वहाँ लगा रखा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टेट इलेक्शन के प्रभारी बनाए हैं वो बनाए हैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया, जो जाट वोटों के लिए वहाँ पर घुसपैठ करने के लिए भेजे गए हैं, मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि वहाँ किसानों के नाम पर जो स्थितियाँ चल रही हैं। आप हम सब जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो किसान जितने भी संगठन हैं उनमें जाट जो समुदाय है उसका ज़्यादा बोलबाला है और पंजाब में भी जट सिखों का बोलबाला ज़्यादा है। तो ये जो किसान आंदोलन की जो छाया है ये हरियाणा में भी देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी ने एमएसपी वगैरह के बारे में काफ़ी काम किया है, घोषणाएं बहुत अच्छी की हैं इस बार बीजेपी ने। देखने वाली बात ये रहेगी कि जो जाट बेल्ट है वो कितना भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जाट बेल्ट में काफ़ी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा और साथ ही लोकसभा चुनाव में खासतौर पर जो जाट बेल्ट है वो आप राजस्थान से हरियाणा होते हुए पंजाब और पंजाब से आप हिमाचल चले जाएं तो वहाँ तक पूरे यूपी का जो वेस्ट यूपी का जो पार्ट है वो इसमें पूरे में असर देखने को आपको मिल सकता था। तो ये इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पूनिया को जो वहाँ लगाया है वो भी एक उसी कड़ी में प्रयोग है। हालांकि बाद धर्मेंद्र प्रधान जो हैं केंद्रीय मंत्री, वो भी पड़ाव डाले हुए हैं, काफ़ी काम उनकी तरफ से भी हो रहा है और भी बहुत सारे मंत्री वहाँ इलाके संभाल रखे, उन्होंने जिला स्तर पर मंत्रियों को लगाया गया है। तो ये मैनेजमेंट वहाँ बीजेपी का देखने लायक है। देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारे जो डिटेल प्रोग्राम में हम आपके समक्ष सीट वाइज इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लेकर आएंगे। तो ये तो था एक जो चल रहा है इस वक्त। दूसरा एक जो अभी हरियाणा में स्थिति है विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट जो अंतर्राष्ट्रीय रेसलर हैं, पहलवान हैं और फोगाट सिस्टर्स का बड़ा नाम है वहाँ, तो उसकी वजह से जो कांग्रेस को फ़ायदा मिल रहा था उसमें आज बीजेपी की तरफ एक बयान जो योगेश्वर दत्त हैं, पहलवान हैं, उनका आया है और उस बयान की स्थिति ये है कि विनेश फोगाट की जो इमेज है उसमें उन्होंने बहुत सटीक बात कही है कि विनेश फोगाट ने जो मेडल खोया है उसके लिए वो जवाब दें। तो आज योगेश्वर दत्त का जो बयान है वो काफ़ी चर्चाओं में है, सोशल मीडिया पर भी इसकी काफ़ी चर्चाएं हैं। पहलवान हैं योगेश्वर दत्त और बहुत ही ख्याति प्राप्त पहलवान हैं, उनका वहाँ असर भी है, तो आज वो बयान भी चर्चा का विषय है। लेकिन आज हम जो दो मुद्दे आपके समक्ष लेकर आए हैं वो दो मुद्दे हम आपके समक्ष रख रहे हैं। पहला मुद्दा हम बातचीत करने वाले हैं कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को लेकर। सिद्धारमैया लगता है कि अब जाल में फंस चुके हैं और हो सकता है उनको इस्तीफा देना पड़ जाए, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो इस तरह का है जिसमें सिद्धारमैया की छवि भी धूमिल होगी और उनके खिलाफ केस भी चलेगा। दरअसल मैसूर अर्बन डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है उससे जुड़ा हुआ ये मसला है। मूडा, जिसको जैसे नाम है उसका MUDA, उससे जुड़ा हुआ मसला है। इसमें कुछ लोगों ने राज्यपाल को शिकायत भेजकर ये आग्रह किया था, ये रिक्वेस्ट की थी कि सिद्धारमैया ने अपने पावर का बेजा इस्तेमाल करते हुए अपनी पत्नी और अपने
रिश्तेदारों, मिलने जुलने वालों को जमीनों का बेजा फायदा दिलाया है, जिसकी वजह से जमीन घोटाले में सिद्धारमैया का नाम आ गया है और वो फंसे हुए हैं। इसकी जांच कराई जाए। जो राज्यपाल हैं कर्नाटक में, थावरचंद गहलोत, उन्होंने इसकी परमिशन दे दी और परमिशन के बाद में गवर्नमेंट ने और सिद्धारमैया ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। डेवलपमेंट यह है कि हाई कोर्ट ने सिद्धारमैया की सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। तो कांग्रेस नीति सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऊपर अब केस चलने का रास्ता खुल गया है। यह है मामला। थोड़ी सी डिटेल में हम चले जाते हैं। तो कर्नाटक हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने आज ये कहा कि याचिका में जिन बातों का जिक्र है उसकी जांच जरूरी है। केस में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। सिद्धारमैया की याचिका खारिज की जाती है कि भाई आपके परिवार का मामला है, आपके परिवार के लोगों को का जुड़ाव है इस घोटाले में, जमीन घोटाले में, इसलिए जांच तो बनती है। 16 अगस्त को ही, अभी हाल पिछले महीने, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की परमिशन दी थी। सीएम ने इसके 3 दिन बाद हाई कोर्ट में इस परमिशन को, राज्यपाल की परमिशन को चुनौती दी थी। मामला चल रहा था हाई कोर्ट में। तो मामले के अनुसार हम यदि देखें तो मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण का ये मसला है और उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ ये शिकायत है। एक्टिविस्ट जिन्होंने शिकायत की है वो हैं टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा। तो इन्होंने मिलकर ये आरोप लगाया था कि सीएम ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है उसके अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके महंगी साइट्स को धोखाधड़ी में हासिल किया है और उनका बाद में मुआवजा भी उठाया है। सरकार से महंगा मुआवजा भी ले लिया, महंगी साइट्स पे भी डेवलप्ड साइट्स ले ली। इस तरह के आरोप हैं। और आज हाईकोर्ट में सिद्धारमैया की तरफ से मनु अभिषेक सिंह भी, जो कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आज वो कर्नाटक हाई कोर्ट गए थे। और इसके अलावा वहाँ जो हमारे बहुत ही नाम आपने सुना है, सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, वो राज्यपाल की तरफ से पैरवी करने गए थे। तो 2 व्यक्ति तो ये हो गए जो बड़े फेस हैं जुडिशरी के। और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता, वहाँ जो सरकारी महाधिवक्ता होते हैं, उन्होंने पैरवी की है। बाकी जो ये कंप्लेनेंट्स हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी सारे वकील थे। तो आज कर्नाटक हाई कोर्ट में नागप्रसन्ना की अदालत में, जस्टिस नागप्रसन्ना की अदालत में बहुत सारे वकील थे और गहमा गहमी थी, को माहौल जोरदार था क्योंकि सीएम के खिलाफ मामला था। और इसमें किसी भी तरह से जो बचाव पक्ष है वो ये चाह रहा था कि सीएम किसी भी तरह से प्रोटेक्शन में हाई कोर्ट की तरफ से हो जाए तो ये मामला आगे चलने से बच जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। और हाई कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मामले की डिटेल जांच करने के लिए कह दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो कोई रिलीफ कर्नाटक के कांग्रेस नीति सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नहीं मिली है। ये अब मामला आगे क्या होगा, सिद्धारमैया को क्या इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जांच जब फेस करेंगे और सरकार ही जांच करने वाली है, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है तो भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो ही करेगा, और उसमें तो फिर इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते जांच कैसे हो सकती, जांच प्रभावित होगी। तो अब जाने वाले हाईकोर्ट में भी जाएंगे कि साहब सीएम को आप डायरेक्शन दें कि वो इस्तीफा दें। यदि सिद्धारमैया अपनी मर्जी से इस्तीफा दे देते हैं तो बात अलग है। तो ये एक मामला ऐसा है जिसमें अब कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है वो संकट में तो आ गई है। ये पार्टी के लिए भी साख का मसला रहेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने ठप्पा लगा दिया है। अब ये भी हो सकता है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट को रिलीफ दे दे तो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो कोई रिलीफ का इसमें दिख नहीं रहा है आधार। जिस तरह सिंगल बेंच ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो इसमें आधार तो मजबूत हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के। तो ये स्थिति है। हालांकि ये जो मामला है, ये जमीन घोटाले का मामला कोई नया मामला नहीं है, ये पुराना मामला है।
लेकिन चूंकि सिद्धारमैया पहले डिप्टी सीएम थे, फिर सीएम, तो ये प्रभावशाली लोगों के साथ होता है कि उनके जो मुकदमे हैं वो उस तरह से नहीं चल पाते हैं। जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या जो विशल ब्लोअर्स हैं वो लगे रहते हैं, लेकिन सुनवाई बहुत कम होती है, अथॉरिटीज़ बड़ी हैं। तो ये इस तरह का मामला है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इसमें सिद्धरामैया के जो पत्नी हैं पार्वती, वो डायरेक्ट इसमें हैं, आरोपित हैं इसमें। मसला यह है कि मैसूर के ही एक रिहायशी इलाके में ये करीब 38,000 स्क्वायर फीट का मामला है, जो कि बेशकीमती बताया जाता है। और इस ज़मीन को गिफ्ट में लेना, फिर उसको सरेंडर करना, फिर उसके पट्टे लेना, फिर उसमें मुआवजा ले लेना, कई तरह के इसमें मामले हैं। तो सिद्धरामैया की पत्नी, उनके साले, कई अधिकारी, कई उनके और रिश्तेदार इसी तरह के कई घपलों में फंसे हुए हैं। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि अब स्टेट जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो इसकी जांच किस तरह से करता है, क्योंकि सीएम से जुड़ा हुआ मामला है। सीएम यदि नहीं भी रहे तो सरकार तो वहाँ कांग्रेस की ही रहने वाली है। तो देखने वाला मामला रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं। एक मामला हम टेकअप करने जा रहे हैं, मामला है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का। श्रीलंका में जो नए राष्ट्रपति बने हैं अनुराग कुमार दिसानायके, ये भारतीय हितों के हित में नहीं है, ये माना जा रहा है। और अनुराग कुमार दिसानायके जो हैं ये पहले कम्युनिस्ट नेता हैं जो श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। अब ठीक है, वो उनके देश का मसला है, लेकिन जो बातें पुरानी हैं वो भी आपके समक्ष लानी जरूरी हैं, क्योंकि अनुराग कुमार जो हैं वो भारतीय हिंदुओं के, खास तो हम यदि देखें तो भारतीय जो हिंदू तमिल हैं, क्योंकि श्रीलंका में जो तमिल हैं वो हिंदू हैं। वैसे श्रीलंका में बुद्ध धर्म ज़्यादा है, लेकिन जो तमिल्स हैं, ये अनुराग जो खुद हैं वो सिंघली हैं। तो ये तमिलों का और सिंघलियों का वहाँ पर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो आप हम सब जानते हैं, खूब चलता है। तो अनुराग जो हैं वो सिंघली हैं और तमिल हिंदुओं के खिलाफ हैं। ये उनका पहला परिचय है, जो कि घोषित परिचय है। साथ में ये भारत विरोधी भी हैं, चूँकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और उग्रवादी नेता हैं। पहले हिंसक कार्रवाइयों में शामिल रहे हैं। हिंसक जो आंदोलन था जिसने श्रीलंका की चूल्हे हिला दी थी, वो आंदोलन में ये अनुराग कुमार भी शामिल थे। तो इस तरह का एक कम्युनिस्ट लीडर है, चीन के नज़दीक हैं। चीनी कम्युनिस्ट जो इंटरनेशनल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बड़े नेता माने जाते हैं, और श्रीलंका में तो सबसे बड़े नेता हैं। तो ये कम्युनिस्ट सरकार बनेगी एक तरह से, और कम्युनिस्ट सरकार बनेगी तो वहाँ चीन का ज़्यादा प्रभुत्व हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। विदेश मामलों के जानकार ऐसा कह रहे हैं। हालांकि आज पिक्चर थोड़ी सी अलग पेंट की है अनुराग दिसानायके ने। उनका ये कहना था कि हम चीन और भारत के बीच में सैंडविच नहीं बनेंगे। अब ये किस तरह का बयान है आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन अभी तो ऐसा माना जा रहा है कि वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, इसलिए उनका झुकाव तो उधर रहेगा। और चीन पैसा लुटाता भी है BRI प्रोजेक्ट में, आप हम सब जानते हैं। और भारत विरोधी, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट में हमारे जो लगे हुए पड़ोसी देश हैं उनमें हमारे खिलाफ माहौल पैदा करता है चीन, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें पाकिस्तान की जो ISI है, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, वो भी साथ रहता है। तो श्रीलंका में पाकिस्तान के भी कुछ एसेट्स हैं, तो ये भी देखने वाली बात रहेगी आगे कि इसका असर क्या रहेगा। हालांकि अनुराग दिसानायके का ये कहना है कि हम भारत और चीन से संतुलन वाले, जो इक्विलिब्रियम वाले जो संबंध हैं वो रखेंगे, और साथ ही हम यूरोपियन यूनियन और जो अफ्रीकी देश हैं उनसे भी संबंध हमारे अच्छे रखेंगे। तो ये तो उनका बयान है। एक मैगजीन को इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी बातें कही हैं कि हम सैंडविच नहीं बनेंगे, हम दोनों देशों के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे, और जो काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया वैसा हम नहीं होने देंगे। उनका इशारा असल में महिंद्रा राजपक्षे की सरकार की तरफ था। महिंद्रा राजपक्षे चीन की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते थे, और चीन से उन्होंने बहुत भारी कर्जा भी ले रखा था, जिससे कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी और श्रीलंका दिवालिया घोषित हो चुका था। उसमें चीन का जो कर्जा था वो चुका नहीं पा रहा था श्रीलंका। इसकी वजह से कई जो एसेट थी श्रीलंका की
हम्बनटोटा की तरह की वो भी चीन को सरेंडर करनी पड़ गई थी। तो महिंद्रा राजपक्षे का भी उन्होंने बिना नाम लिए इस तरह की बात की है। बात यहाँ ये भी है कि महिंद्रा राजपक्षे जो थे वो चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते थे, इसीलिए उनके जिस तरह से कर्जे में वो जाल में फंसाया चाइना ने, इसी वजह से उनकी सरकार गई और उनको भागना पड़ा देश से। 2022 में महिंद्रा राजपक्षे के खिलाफ जन आंदोलन हुआ और उसमें महिंद्रा राजपक्षे अपनी साख नहीं बचा पाए। और उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर रानिल विक्रमसिंघे जब आए तो उन्होंने भारत के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनाए। रानिल विक्रमसिंघे भारत के पक्ष वाले नेता श्रीलंका में माने जाते हैं, लेकिन अब चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी के अनुरा दिसानायके आ चुके हैं, इसलिए राजपक्षे परिवार और जो विक्रमसिंघे जो हैं रानिल विक्रमसिंघे, ये दोनों के परिवार जो हैं वो श्रीलंका से धीरे धीरे उनके समर्थक और उनके परिवार जा रहे हैं। खासतौर पर जो नेता हैं वो अब इस कम्युनिस्ट रिजीम में नहीं रहना चाहते हैं, ऐसी खबरें श्रीलंका से आ रही हैं। थोड़ी सी बात नए राष्ट्रपति अनुराग कुमार के बारे में कर लेते हैं। अनुराग कुमार जो हैं वो बेसिकली एक लोअर मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं। श्रीलंका के अनुराधापुरा जो जिला है उससे इनकी पैदाइश है और बेसिकली ये कम्युनिस्ट आंदोलन में जुड़े, अपनी कॉलेज लाइफ में भी कम्युनिस्ट नेता के तौर पर रहे और इनके एक चचेरे भाई थे बड़े, वो कम्युनिस्ट पार्टी के पहले से नेता थे, उनके साथ ये फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लगे। इनके चचेरे भाई का हालांकि एनकाउंटर हो गया था, क्योंकि उस वक्त करीब 60,000 लोग उस खूनी आंदोलन में जो लगे हुए थे, उनका तत्कालीन सरकार ने बहुत ही कड़ाई से दमन किया था। और ये उस वक्त की बातें हैं जब श्रीलंका बिल्कुल थर्राया हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंदोलन वहाँ ज़बरदस्त हुआ था। तो ये इस तरह का उनका एक परिचय है। और बेसिकली हम यदि देखें तो एक गरीब से परिवार से उठकर संघर्ष करने वाला व्यक्ति तो ये रहा है। और हथियारबंद आंदोलन की जहाँ तक बात है तो उसमें अनुरा जो हैं वो बचे रहे, लेकिन बात यहाँ ये भी है कि सोच तो नहीं बदलेगी, सोच तो उसी तरह की रहेगी। हालांकि उन्होंने राजपक्षे और विक्रमसिंघे परिवार का सफाया तो कर ही दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और यदि हम पुरानी बातें करें तो पुरानी बातों में अनुरा दिसानायके जो हैं वो मतलब बेसिकली पूंजीवाद के और जो पुराने जो परिवार हैं उनके खिलाफ थे वहाँ। तो वहाँ वो तो ठीक है, लेकिन पूंजीवाद के खिलाफ जो एक दृष्टिकोण है वो आगे देखने वाली बात ये रहेगी, क्योंकि चीन खुद पूंजीवादी व्यवस्था में जी रहा है, लेकिन वो कहलाता कम्युनिस्ट है। तो कम्युनिस्ट जो विचारधारा है वो डिफरेंट है और जो चल रहा है चीन में वो डिफरेंट है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों विरोधाभासी हैं, दोनों एकदम एक दूसरे के विरोध में हैं। तो वो जरूर देखने वाली बात रहेगी। तो ये अनुरा दिसानायके जो हैं वो किस तरह से पेश आएंगे भारत के मामलों में, ये आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे और आप तक खबरें भी लेकर आएंगे, अपडेट करते रहेंगे आपको। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।